Hello everyone, I am Mohammad Rais from Tagore School Parbatsa. Today we will solve the question answer of class 8, chapter number 1st, the best Christmas present in the world. In our previous video, we have solved some questions of this chapter and rest of the questions we will solve in our today's video. So let's start. In our today's video, we will start the क्वेश्चन नंबर 2 डिक्शनरी वर्क. डिक्शनरी वर्क मीन्स शब्दकोश के साथ कार्य करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना. बाय द एंड ऑफ द जर्नी वी हैड रन आउट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. यानी यात्रा के अंत में वी हैड रन आउट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, हम पानी पीने के लिए ठहरे या रुके. तो लुक एट द वर्ब रन आउट ऑफ इन दिस सेंटेंस. यानी इस वाक्य में जो वर्ब दी हुई है रन आउट, उसको ध्यान से देखें. तो इट इज कॉल्ड फेजल वर्ब. इसको क्या कहा जाता है? फेजल वर्ब कहा जाता है. यानी इस वाक्य के अंदर जो रन आउट जो वर्ब दी हुई है वो क्या एक फेजल वर्ब है. इट इज ए फेजल वर्ब. इट हैज टू पार्ट्स, ए वर्ब एंड ए प्रीपोजिशन और एन एडवर्ब. यानी जो फेजल वर्ब होता है कि इट हैज, यानी फेजल वर्ब के अंदर टू पार्ट्स होते हैं, दो भाग होते हैं, जिसमें एक में वर्ब आती है और सेकंड जो भाग होता है उसके अंदर प्रीपोजिशन या एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण या फिर प्रीपोजिशन में से एक दिया होता है. तो फेजल वर्ब के अंदर दो भाग होते हैं, जिसमें एक वर्ब और एक साथ में प्रीपोजिशन या एडवर्ब में से एक दिया होता है. तो फेजल वर्ब ऑफन हैव मीनिंग दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ देयर पार्ट्स. कि फेजल वर्ब यानी फेजल वर्ब में ऑफन यानी अक्सर, हैव मीनिंग्स यानी अर्थ होता है, यानी फेजल वर्ब में अक्सर अर्थ होता है दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ देयर पार्ट. यानी उनके जो भाग होते हैं उनसे अलग होता है. यानी फेजल वर्ब का सामान्यतः अक्सर जो अर्थ होता है वो उनके जो पार्ट होते हैं, यानी जो प्रीपोजिशन और एडवर्ब, उनसे हमेशा क्या होता है? अलग होता है. कि फाइंड दीज फेजल वर्ब्स इन द स्टोरी. यानी कहानी में से इन फेजल वर्ब्स को क्या करना है? फाइंड आउट करना है, यानी ढूंढना है. तो जैसे बर्न आउट, लाइट अप, लुक ऑन, रन आउट, कीप आउट, ये क्या है? फेजल वर्ब है. क्योंकि इसमें एक तो क्या दी हुई है? वर्ब. जैसे बर्न, लाइट, लुक, रन, कीप, ये तो वर्ब है. और साथ में क्या दे? जैसे आउट क्या है? प्रीपोजिशन. अप प्रीपोजिशन है, ऑन प्रीपोजिशन है, आउट प्रीपोजिशन है और आउट प्रीपोजिशन है. तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से मिलके फेजल वर्ब बनती है, या वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या एडवर्ब से मिलके फेजल वर्ब का निर्माण होता है. तो ये कुछ फेजल वर्ब. जैसे बर्न आउट का मतलब होता है उत्तेजित होना. जैसे लाइट अप का मतलब होता है प्रकाशित होना या प्रकाशित करना. जैसे लुक ऑन का मतलब होता है गौर से देखना, ध्यान से देखना. जिसे रन आउट मीन्स होता है रुकना या ठहरना. कीप आउट का मतलब होता है प्रतिबंध कर लगाना, यानी बंद कर देना किसी चीज़ को. ये इसके मीनिंग्स होते हैं. अब आगे क्या है कि राइट डाउन दीज सेंटेंसेज इन विच दे ऑकर. यानी इन वाक्यों को कहाँ पे लिखना है? वहाँ पे लिखना जहाँ पे ये घटित हुए हैं. यानी कहानी में जहाँ पे ये वाक्य आए उनको आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है. एंड कंसल्ट ए डिक्शनरी एंड राइट डाउन द मीनिंग दैट यू थिंक मैचेज द मीनिंग ऑफ द फेजल वर्ब इन द सेंटेंस. आपको उनमें कंसल्ट करना है उन पर डिक्शनरी में से, और फिर उनको आपको अलग से लिखना है, उनका अर्थ लिखना है. तो आपको ये तो इसके फेजल वर्ब है, इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया, और आपको इसका एग्जाम्पल है वो आपको उसके टेक्स्ट बुक में से मिल जाएगा इसका. फिर अगला नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज मीन्स होता है संज्ञा वाक्यांश. ठीक है, संज्ञा वाक्यांश होता है. जैसे रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें. तो वाक्य दिए हुए इनको पढ़ना है आपको. जैसे आई टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स. यानी मैंने एक छोटा काला टीन बॉक्स है वो बाहर निकाला. टुक आउट बाहर निकाला. तो द फ्रेज इन एटालिक्स, एटालिक्स इज ए नाउन फ्रेज. यानी इस वाक्य में जो फ्रेज है, वाक्यांश है, वो क्या है? इटैलिक है. यानी तिरछे जो अक्षर में लिखे हुए हैं. जो इटैलिक, इटैलिक का मतलब होता है इटालिक, यानी इटैलिक होता है यानी तिरछे अक्षर. तिरछे अक्षर में लिखा हुआ. जैसे स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, ये तिरछे अक्षर में लिखा हुआ है. तो ये जो फ्रेज है, जो वाक्यांश है, ये जो तिरछे अक्षरों में लिखा हुआ है, वो क्या है? एक नाउन फ्रेज है, यानी संज्ञा वाक्यांश है.
इट हैज़ द नाउन, इसमें क्या है, एक नाउन है, वो कौन सा है नाउन, बॉक्स, तो नाउन बॉक्स है। एज द हेडवर्ड, और वो भी क्या है, एक मुख्य शब्द है। एंड 3 एडजेक्टिव, और इसके अंदर 3 एडजेक्टिव दिए हुए हैं। प्रीसीडिंग इट, यानी इसके पूर्ववर्ती 3 क्या दिए हुए हैं, एडजेक्टिव यानी विशेषण दिए हुए हैं। अब वो कौन से हैं, जिसे 3 विशेषण इसमें दिए हुए हैं। तो नोटिस द ऑर्डर इन विच द एडजेक्टिव ऑकर, यानी नोटिस द ऑर्डर यानी क्रम को ध्यान में रखना है। विच द एडजेक्टिव ऑकर, जहाँ पे जो विशेषण आया हुआ है उस क्रम में को ध्यान से देखना है। जैसे साइज आया हुआ है, कलर ब्लैक आया हुआ है, जैसे साइज स्मॉल, तो स्मॉल क्या है, साइज आकर है। कलर आया हुआ जैसे ब्लैक, कलर है। टिन एक धातु है, ऑफ विच इज मेड, जिससे ये बना है। तो इसके अंदर एडजेक्टिव कौन सा हो गया, एक तो स्मॉल, ब्लैक और टिन, तो ये तीनों जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। और बॉक्स इसमें क्या है, नाउन है, और वो भी क्या है, हेडवर्ड, मुख्य शब्द है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, वी रेयरली यूज मोर देन 4 एडजेक्टिव्स बिफोर ए नाउन, कि वी मीन्स हम रेयरली यानी मुश्किल से यूज करते हैं मोर देन 4 एडजेक्टिव यानी 4 विशेषणों को, और बिफोर ए नाउन यानी एक संज्ञा से पहले, यानी हम मुश्किल से एक संज्ञा से पहले 4 एडजेक्टिव यानी 4 एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो दे आर नो रिजिड ऑर्डर in which they are used, though there is a preferred order of modifiers adjectives in a noun phrase as given below। क्या मुश्किल से किसी भी नाउन से पहले 4 एडजेक्टिव का यूज करते हैं, और इनमें किसी भी प्रकार का रिजिड ऑर्डर नहीं होता, यानी कोई कठोर आदेश नहीं होता है। जहाँ पे ये प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पे कोई कठोर या सख्त आदेश नहीं होता है। हालांकि उसमें जो ऑर्डर होता है, जो मॉडिफियर्स ऑर्डर होता है, यानी जो संशोधक क्रम होता है, उसके अंदर जो एडजेक्टिव उसमें नाउन फ्रेज यानी संज्ञा वाक्यांश और भी दिए होते हैं। जैसे एग्जांपल दिए हुए हैं, इसमें एक इंडेक्स दी हुई है नीचे, जैसे डिटर्मिनर्स दिए हुए हैं। डिटर्मिनर कौन से हैं, जैसे ए एन दी, ये डिटर्मिनर आर्टिकल जिनको बोला जाता है, तो ये डिटर्मिनर है। जैसे मॉडिफियर्स फर्स्ट, जिसमें ओपिनियन, फीलिंग्स, राय या कोई भावना है, जैसे नाइस, लेजी, ब्यूटीफुल, ये क्या ओपिनियन और फीलिंग्स है। जैसे मॉडिफियर्स टू, इसमें शेप, साइज, एज यानी आकार, आकृति और आयु है, जैसे टाल, लंबा, राउंड, गोल, ओल्ड, बूढ़ा, यंग, नौजवान, ये सब इसके अंदर। फिर है थर्ड मॉडिफियर्स, थर्ड जिसमें कलर आता है, जैसे रेड, वाइट, लाइट, डार्क, ये सब कलर्स हैं। फिर मॉडिफियर्स फोर्थ के अंदर है, जैसे मटेरियल्स, धातु है, जैसे सिल्क है, कॉटन है, वुलन है, ये सब मटेरियल्स है। और फिर है हेडवर्ड, हेडवर्ड यानी मुख्य शब्द, जैसे वुमेन, मैन, टेबल, चेयर, ये सब हेडवर्ड है यानी मुख्य शब्द है। नेक्स्ट है फोर्थ, द टेबल बिलो कंटेन ए लिस्ट ऑफ नाउन्स एंड सम एडजेक्टिव्स, यानी नीचे दी हुई एक लिस्ट टेबल दी हुई है, उसके अंदर नाउन यानी संज्ञा और कुछ विशेषण को शामिल किया गया उस सूची के अंदर। यानी जो नीचे टेबल दी हुई है ये नाउन एडजेक्टिव से रिलेटेड, उसके अंदर कुछ नाउन और कुछ एडजेक्टिव को कंटेन यानी शामिल किया गया लिस्ट के अंदर। यूज एज मैनी एडजेक्टिव्स एज यू कैन टू डिस्क्राइब ईच नाउन, यानी प्रयोग करना है मैनी एडजेक्टिव यानी कई विशेषणों का, एडजेक्टिव्स का, जिसका आप एक नाउन के वर्णन में कर सकते हैं, उतना यूज कर सकते हैं वर्णन। यू माइट कम अप विद सम फनी डिस्क्रिप्शन, यानी आपको इसमें आगे कुछ फनी डिस्क्रिप्शन भी आपके साथ में आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक साइड नाउन दिए जैसे एलिफेंट, फेस, बिल्डिंग और वाटर, और दूसरी साइड एडजेक्टिव्स दिए हुए विशेषण, जैसे सर्कुलर, स्ट्रिप्ड, इनोरमस, मल्टी कलर्ड, राउंड, चीयरफुल, विल्ड, ब्लू, रेड, चोबी, लार्ज, मीडियम साइज, ओल्ड, ये सब एडजेक्टिव है। तो हमें नाउन के लिए सूटेबल एडजेक्टिव अपनी तरफ से इसमें से चूज करके क्या करना है, लिखना है। जैसे एलिफेंट के लिए कौन कौन से एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं इनमें से, तो जैसे एनोरमस, चीयरफुल, विल्ड, लार्ज, मीडियम साइज, इनका यूज कर सकते हैं। फिर है जैसे सेकंड नाउन फेस, इसके लिए कौन से एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, जैसे राउंड, फेस राउंड हो सकता है, चीयरफुल हो सकता है, चूबी हो सकता है, तो ये यूज कर सकते हैं। फिर अगला जैसे बिल्डिंग के लिए कौन से एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, तो जैसे बिल्डिंग होती है वो मल्टी कलर्ड हो सकती है, ब्लू हो सकती है, रेड हो सकती है, लार्ज हो सकती है, मीडियम साइज की भी हो सकती है।
और फिर लास्ट वाटर। अब वाटर में के लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं इनमें से? तो वाटर ब्लू भी हो सकता है और वाटर कोल्ड भी हो सकता है। ये अपन इसमें से एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं इसके लिए। अगला है स्पीकिंग से रिलेटेड है, बोलने से रिलेटेड है। तो इसमें बोलने का है कि इन ग्रुप्स डिस्कस वेदर वर्ड्स और ए गुड वे टू एंड कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कंट्रीज। कि इन ग्रुप्स यानी समूह में चर्चा करनी है। वेदर द वर्ड्स आर, कि जो युद्ध है वो, आर गुड वे यानी अच्छा तरीका है, टू एंड यानी अंत करने का, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी संघर्षों का, बिटवीन कंट्रीज यानी देशों के बीच। यानी एक समूह के अंदर चर्चा करनी है कि क्या देशों के बीच के अंदर जो संघर्ष है उनको अंत करने का जो सबसे अच्छा तरीका वो युद्ध है। यानी क्या देशों के बीच संघर्षों की स्थिति को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका युद्ध है। देन प्रजेंट योर आर्ग्यूमेंट इन द होल क्लास, और सारी कक्षा के समक्ष अपने जो आर्ग्यूमेंट है आपकी बहस है उसको प्रेजेंट करना। तो ये तो है बोलने से। स्पीकिंग से रिलेटेड है, करने से रिलेटेड है, एक्टिविटी है, डूइंग एक्टिविटी, स्पीकिंग एक्टिविटी। सेकंड है इसका व्हाट काइंड ऑफ प्रेजेंट डू यू लाइक एंड वाई, यानी आप किस प्रकार के उपहार को पसंद करते हैं और क्यों। यानी आप किस प्रकार के प्रेजेंट यानी गिफ्ट को आप पसंद करते हो, देने में या लेने में, और क्यों पसंद करते हो। तो व्हाट आर दी थिंग्स यू कीप इन माइंड व्हेन यू बाई प्रेजेंट फॉर अदर्स, यानी आप जब किसी दूसरे के लिए उपहार खरीदते हैं तो आपके मन के अंदर, आपके दिमाग में कौन सी चीज़ें आप रखते हैं। यानी जब आप दूसरों के लिए कोई प्रेजेंट खरीदते हैं, कोई उपहार खरीदते हैं, तो आप किन चीज़ों को अपने दिमाग में रखते उस चीज़ को खरीदते हैं। डिस्कस विद योर पार्टनर, अपने सहपाठी अपने पार्टनर के साथ में चर्चा करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यू माइट बाई ए बुक बिकॉज इट कैन बी रीड एंड रीराइट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी जैसे आप एक पुस्तक खरीद रहे हैं तो आप इस चीज़ को लेकर दिमाग में रखकर खरीदेंगे, इसको आप कभी भी पढ़ सकते हैं और दोबारा किसी भी समयावधि में आप इसको वापस पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आप किसी भी के लिए व्यक्ति के लिए जो प्रेजेंट खरीदते हैं उस समय आपके दिमाग में कौन सी चीज़ें होती हैं वो आप डिस्कस करना अपने पार्टनर के साथ में। नेक्स्ट राइटिंग एक्टिविटी, ये तो अभी था स्पीकिंग का, बोलने का। अब राइटिंग यानी लिखने का, कि इमेजिन दैट यू आर जिम, कि कल्पना करो कि आप जिम हो। ठीक है, यू हैव रिटर्न टू योर टाउन आफ्टर द वॉर, और आप युद्ध के बाद में अपने कस्बे के अंदर वापस लौट चुके हैं। ठीक है, यानी आप जिम हो और आप युद्ध के बाद में अपने कस्बे में वापस आ चुके हो। इन योर डायरी रिकॉर्ड हाउ यू फील अबाउट द चेंजेज यू सी एंड द इवेंट्स दैट ऑकर इन योर टाउन, और अपनी डायरी में आपको रिकॉर्ड करना यानी लिखना है कि जब आप अपने कस्बे में आए तो आपके कस्बे में जो भी इवेंट्स ऑकर हुए, जो भी घटनाएं घटित हुई, उनको देखकर आपको कैसा लगा और आपने कैसा बदलाव महसूस किया, वो सब चीज़ें आपको अपनी डायरी में लिखनी है। यू कुड बिगिन लाइक दिस, आप इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं, जैसे 25 दिसंबर 1919 यानी 1919, इट्स क्रिसमस डे बट द टाउन लुक्स लाइक वेरी डेकोरेटिव। इस प्रकार से आप शुरू कर सकते हैं, और या तो दो में से एक कर सकते हैं। अगला कौन सा है, तो एक तो ये है कि आप अपने आप को जिम मानते हुए, कि आप अपने आप को जिम माने और ये पता लगाएं कि आप युद्ध क्षेत्र के बाद में यानी युद्ध होने के बाद में आप अपने कस्बे में लौटे हैं, और आप अपने कस्बे में लौटने के बाद में आपने किस प्रकार के बदलाव को वहाँ पे देखा, किस प्रकार की घटनाएं वहाँ पे घटित होते देखा, उनको अपनी डायरी के अंदर क्या करना है, लिखना है, वो चीज़ें हैं। और दूसरा है, या आप लिख सकते हैं सपोज यू आर विजिटर, कि मान लो कि आप एक विजिटर हो, एंड यू आर दी डिलेमा मीन्स दुविधा में, और आप एक दुविधा के अंदर हैं, कि यू आर इन डिलेमा, आप दुविधा में हैं यानी समस्या में हैं, कि यू डोंट नो वेदर द डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी एंड डिसअपॉइंटेड द ओल्ड लेडी और लेट हर बिलीव दैट हर देयर जिम हैज कम बैक। यानी आप यू डोंट नो, आप नहीं जानते हैं, वेदर दे डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी यानी आप अपनी पहचान को नहीं छिपाना चाहते हैं, एंड डिसअपॉइंटेड, और डिसअपॉइंट यानी परेशान नहीं करना चाहते हैं, निराश नहीं करना चाहते हैं। द ओल्ड लेडी यानी वृद्ध महिला को निराश भी नहीं करना चाहते हैं। लेट हर बिलीव, ताकि उसका जो विश्वास है वो ये था कि उसका जो पति है वो वापस आ गया, उसके विश्वास को भी आप हर्ट नहीं करना चाहते थे। ठीक है,
तो राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड हाईलाइटिंग योर एंजाइटी फियर्स एंड फीलिंग्स, यानी अपने मित्र को अपनी चिंता, एंजाइटी यानी चिंता, फियर्स भय और अपनी भावनाओं को हाईलाइट करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो अपने फ्रेंड को ये सब चीज़ें बताने के लिए अपने किस प्रकार से आपको चिंता हुई, कैसा भय हुआ, आपको कैसी भावनाएं आपने फील की, वो सब चीज़ें को हाईलाइट करते हुए अपने फ्रेंड को आपको एक इस पे लेटर राइट करना है। तो आइए लेटर लिखना है। लास्ट है इसका कि गिवन बिलो इज द आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी, यानी नीचे कहानी की एक आउटलाइंस दी हुई है कि कंस्ट्रक्ट द स्टोरी यूजिंग द आउटलाइन, यानी आउटलाइन को यूज करते हुए आपको कहानी को पूरा करना है। तो इसमें ये कहानी है, तो मैं आपको इस फटाफट बता देता हूँ कि ये कहानी क्या है कि इट इज़ ए स्टोरी ऑफ ए यंग न्यू मैरिड डॉक्टर, यानी एक नए शादीशुदा डॉक्टर की कहानी है कि हु हैज़ एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश, जो कि भारत क्या था, एक स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाला, यानी भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाला एक व्यक्ति था। एज ए फ्रीडम फाइटर ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, और एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। एंड द एक्जाइल्ड टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बाय द ब्रिटिश कोर्ट इन द फेमस सेक्युलर जेल, और जो अंडमान निकोबार, जो पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और उसको अंडमान और निकोबार जो सेक्युलर जेल है वहाँ पे उसको कोर्ट ने, ब्रिटिश कोर्ट ने वहाँ पे उसको भेज दिया अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर, और जहाँ पे वेयर द मोस्टली प्रिजनर्स वर सेंड द फॉर पनिशमेंट, जहाँ पे जो अधिकांश जो कैदी थे उनको सज़ा के लिए वहाँ पे भेजा गया था। द प्रिजनर्स वर सपोज टू स्पेंड देयर होल लाइफ ओवर विदाउट एनी काइंड फैसिलिटी, और जो वहाँ पे जो कैदी था उसको मानकर चलना पड़ता था कि उसका पूरा जीवन है वो बगैर किसी सुख सुविधा के वहाँ पे उसको स्पेंड करना था। दे टॉर्चर्ड द प्रिजनर्स एंड ड्यू फॉर द कोर्ट एंड रिवोल्ट बाय इनिमेंट्स, यानी वो जो अंग्रेज अधिकारी थे वो उस जो प्रिजनर्स होते थे उनको टॉर्चर करते थे। विद ऑल द प्रिजनर्स डॉक्टर वॉज ऑल्सो हैंग्ड, यानी जो कैदी थे उनके साथ में जो डॉक्टर्स होते थे उनको भी वहाँ पे हैंग कर दिया जाता था, फांसी पर लटका दिया जाता था। हिज वाइफ वेट ऑफ हिज रिटर्न एज शी वॉज एक्सपेक्टिंग दैट हर हस्बैंड विल रिटर्न बैक वन डे, और उसकी पत्नी उसके इंतजार में करती रहती थी कि एक दिन उसका पति वो वापस आएगा। ही कम ओल्ड वेटिंग फॉर हर हस्बैंड, और वह अपने पति का इंतजार करते करते बूढ़ी हो जाती है। एंड ऑल्सो बींग ऑन दी लेइंग ऑन दी डेथ ऑफ डेथ बैड आउट स्टिल द कंटिन्यू टू वेट हिज होप एंड फेथ, और वह अपने निरंतर अपने इसी उम्मीद में अपने पति की जो इंतजार है वो करती रहती है। तो द चैप्टर इज ओवर नाउ. In our next video we will read the next chapter. So thanks for watching this video.